नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के इस एक सीरीज में। आज के इस वीडियो में 14 जुलाई 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी हम यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। अगर आप इस सीरीज से पहली बार जुड़े हैं तो आपको बता दूं, ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है और एक समय को निर्धारित करते हुए डेली बेसिस पर आप इस सीरीज के वीडियोज को जरूर फॉलो कीजिएगा। अच्छा, इससे प्रीवियस वीडियो जो हमने मंथली और डेली करंट अफेयर्स का दिया है, आप उसे जरूर देखिए। इसके अतिरिक्त एक स्पेशल मास्टर वीडियो हमने अपलोड किया है बिहार स्पेशल का, अर्धवार्षिकी है जनवरी से जून तक का, ये भी आपको अवश्य देखना है अगर आप बिहार में आयोजित होने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने पूछा था आपसे। तो ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार व भारत की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। अच्छा, हमने आपको बतलाया था, एक कंफ्यूजन यहाँ से आपको हो सकता है क्योंकि दरोगा जो बने हैं इस बार, मतलब कि ट्रांसजेंडर कैटेगरी में देखें तो 3 लोग यानी कि 3 नाम इसमें शामिल है। ट्रांसजेंडर में 2 कैटेगरी है, एक तो ट्रांस मैन और एक ट्रांस वुमेन। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, हमने ब्रैकेट में ये यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है, हम बात कर रहे हैं ट्रांस वुमेन की। तो जब भी आपको इस प्रकार का दिखे तो ऐसे में आप राइट आंसर चुनेंगे मानवी मधु कश्यप, जो कि बिहार के भागलपुर की रहने वाली है। अच्छा, ये चीज आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, अगर बाय द वे ये प्रश्न एग्जाम में बनता है तो आप कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। पिछले वीडियो में इसको लेकर डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स के हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स होते हैं, आप हमारे बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के जरिए इस कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितने करने के फैसले को हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने रद्द किया है, जिसके बाद अभी हाल ही में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख की है। देखिए, ये जानकारी बहुत पहले ही हमने आपको दिया था, हालांकि उस समय ये लागू नहीं हुआ था, वो चीजें अभी हम बतलाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 50% से किया गया था 65%, सभी कैटेगरियों को मिला के यहाँ पर बात हो रही है। तो आरक्षण को बढ़ाकर किया गया था 65%, जिसको अभी हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने रद्द किया है और इसी से संबंधित यहाँ पर ये प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दरअसल आपको मालूम होगा कि बिहार में 2023 में जातीय जनगणना हुआ था और 7 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी, 7 जनवरी 2023 से। वो सारी बातें अभी हम बतलाएंगे। पहला पॉइंट है कि 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े पेश किए थे, सार्वजनिक किया था। कब? तो 2 अक्टूबर 2023 को, जिसके बाद नीतीश कुमार ने सदन में कहा था कि जातिगत सर्वे की रिपोर्ट को देखते हुए यहाँ पर देखिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा को यानी कि आरक्षण की जो कह सकते हैं यहाँ पर प्रतिशतता थी से 50% से बढ़ाकर 65% किया जाए। मतलब कि आरक्षण का कोटा को बढ़ाने की जरूरत है और इसे बढ़ाकर 65% करने की बात नीतीश कुमार ने सदन में कहा था। कब? जब ये जाति जनगणना का रिपोर्ट पेश हुआ था उसके बाद। और आपको ध्यान रखना है, और इसे अभी हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने 20 जून 2024 को रद्द कर दिया है, जिसके बाद अभी हाल ही में बिहार सरकार पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और यहाँ पर ये सारी बातें, ये कुल मिलाकर ये स्टोरी है जो कि आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारी और भी है, जैसे कि जाति जनगणना की हम बात करें तो बिहार में जाति आधारित जनगणना की जो प्रक्रिया थी वो 7 जनवरी 2023 से शुरू हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये तिथि इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। हालांकि भारत में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी ये 1881 में हुई थी, जिसके बाद से हर 10 साल पर जनगणना होने लगी। देखिए, ये जनगणना जो हुई थी डब्ल्यू सी प्रोडेन के नेतृत्व में हुई थी, जो उस समय भारत के जनगणना आयुक्त थे। लेकिन अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनगणना कब हुई, तो 1951 में हुई थी। 2011 में जो जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें यहाँ से निकल कर आती है। जो यहाँ पर आरक्षण को लेकर हमने चर्चा किया है, तो ये अभी मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है, देखिए इसमें क्या फैसला आता है। और यहाँ पर देखिए ये तस्वीर में अगर आप क्लियर देख पा रहे हैं तो विभिन्न वर्गों को लेकर जो आरक्षण पहले था उसे बढ़ाकर, जैसे कि यहाँ पर ईबीसी का आरक्षण 18 से 25 किया गया था, बीसी का आरक्षण 12 से 18 किया गया था, एससी का 16 से 20 किया गया था, एसटी का 1 से 2 किया गया था। इस तरह से यहाँ पर चीजें आपको देखने
को मिलता है। लेकिन इसी फैसले को या फिर जो ये बढ़ाया गया था, इसको अभी रद्द किया है पटना हाई कोर्ट ने। अच्छा, पटना हाई कोर्ट की चर्चा हुई है तो ये बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक रहा है। कई बार कई प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। एक तो कॉमन प्रश्न यही है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना को लेकर जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा है कि पटना हाई कोर्ट ने किस तिथि से कार्य प्रारंभ किया था, तब भी उस स्थिति में आप यही आंसर करेंगे। अच्छा, एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पटना हाई कोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है। तो चीफ जस्टिस हैं कृष्णन विनोद चंद्रन, जो कि केरल के हैं, और क्रम के आधार पर देखें तो ये आपको ध्यान रखना 44वें चीफ जस्टिस है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, कृष्णन विनोद चंद्रन जो वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये संजय करोल के स्थान पर है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की बेटी अनिमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल हासिल कर बिहार को गौरवान्वित किया है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये बिहार के भोजपुर जिला के आरा की रहने वाली है। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भोजपुर जिला के ही रहने वाले थे वीर कुंवर सिंह, और वीर कुंवर सिंह से संबंधित आपको लगभग बीपीएससी के सारे एग्जाम में, लगभग यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। प्रीवियस वर्षों के प्रश्न पत्र को आप देखेंगे तो। फिलहाल यहाँ पे प्रश्न पे आते हैं, जो एक्सप्लेनेशन हमने आपको दिया है। अनिमा कुमारी जो कि बिहार के भोजपुर जिले के आरा की रहने वाली है, इन्होंने भी हाल ही में सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप 2024 में सिल्वर मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। आप इन्हें अनिमा कुमारी को इस तस्वीर में देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सर्बिया के बेलग्रेड में जो ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, ये कब आयोजित हुई थी। तो इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ था 25 जून को, अभी हाल ही में 6 जुलाई 2024 को इसका समापन हुआ है। फिलहाल यहाँ पर इतनी ही जानकारी है। और एक बार पुनः हम दोहरा दें कि बिहार को लेकर जब भी खेल और खिलाड़ियों की बात हो तो आप तथ्यों को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब के समय में, मतलब पिछले 2-3 वर्षों में जिस प्रकार की उपलब्धि बिहार ने दर्ज की है, और बिहार सरकार भी इस चीज को लेकर बहुत, मतलब कह सकते हैं, प्रमोट कर रही है खेल और खिलाड़ियों को, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से ये चीजें हो जाती है एग्जाम पर्पज से। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें बिहार के खेल मंत्री कौन है वर्तमान में, तो बिहार के वर्तमान में खेल मंत्री है सुरेंद्र मेहता। इसके अतिरिक्त अगर आपसे ये पूछे बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है, तो यह है रविंद्रन शंकरन। फिलहाल ये सारी बातें ध्यान रखिए। अच्छा, आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक ऑफर को लेकर आपको जानकारी दे दूं। वैसे छात्रों को, वैसे अभ्यर्थियों को जो 70वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, देखिए आपका एग्जाम का जो तिथि प्रस्तावित है यह है 30 सितंबर 2024। और अब जो समय है ये आपके लिए एक कह सकते हैं गोल्डन समय है। आप समय को व्यर्थ जाने मत दीजिए। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की चेष्टा रखते हैं, अगर आपके मन में ये अभिलाषा है कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई करें, तो अभी आपको एकदम से पूरी तरीके से, पूरी निष्ठा के साथ आपको अपनी प्रिपरेशन में लगना चाहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। और इस दिशा में बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे कोर्स चल रही है, जिसमें हम आपको तमाम मटेरियल आदि दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। इस कोर्स में एक ऑफर आप सभी के लिए है। ऑफर का लाभ लेने के लिए आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस वाले कोर्स को परचेज करेंगे। परचेज करते समय ये ध्यान रखेंगे, जो ऑफर इसमें है, आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे न्यू NEW, जिसके बाद आपको ये कोर्स महज 299 रुपये में साल भर की अवधि के लिए मिलेगा। अच्छा, ये एक नॉमिनल सा चार्ज है, और आपको ये ध्यान रखना है कि इतना ही पे करने पर आपको सिलेबस आधारित नोट्स, संपूर्ण बिहार जी के करंट अफेयर्स की जो क्लासेस चलती है, जो कोर्स चलता है, वो पूरा पैकेज इसमें इंक्लूडेड रहेगा। टेस्ट सीरीज होंगे आपके 70वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए। एक तो लाइव मोड में ये टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर आप लाइव इसे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो अपने समय के अकॉर्डिंग भी टेस्ट दे पाएंगे। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। तकरीबन 150 टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। उसमें सेक्शनल टेस्ट भी होगा, प्रीवियस ईयर पेपर होगा। ये सभी चीजें केवल और केवल आप 299 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं साल भर के लिए। हजारों विद्यार्थी इस कोर्स में शामिल है, और आपको ध्यान रखना है, इस कोर्स की एक विशेषता यहाँ पर यह है, जो इसमें टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है, आप अपने मोबाइल के साथ साथ इसे कंप्यूटर पर भी आप हमारे वेबसाइट के थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन के पासवर्ड और लॉगिन आईडी से यहाँ पर लॉगिन करके टेस्ट दे पाएंगे। यानी कि एक ही आईडी से आप कंप्यूटर पर भी रियल टाइम टेस्ट का फील ले सकते हैं। और ये ऑफर 18 जुलाई 2024 तक वैध है। और यहाँ पर खास बात यह है कि यह जो कूपन कोड रखा गया है, ये केवल 500 ही लोगों के लिए है। तो जल्दी से आप लोग इसे ज्वाइन कर जाइए, जो ज्वाइन करने के इच्छुक हैं। ध्यान रखेंगे, ये कूपन कोड है NEW।
चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पाकिस्तान के किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है, और ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। आइए इसको हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, इसका जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि आलिया नीलम। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 11 जुलाई 2024 को न्यायमूर्ति आलिया नीलम लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही ये वाला पॉइंट निकल कर सामने आता है कि वह पाकिस्तान की पहली महिला है जो पाकिस्तान में किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन हुई है। नाम ध्यान रखिएगा, इनका नाम क्या है? तो आलिया नीलम। किस हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हुई है? तो लाहौर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर, यानी कि चीफ जस्टिस के तौर पर, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, यहाँ के राज्यपाल सरदार सलीम हैदर खान ने उन्हें पद की शपथ दिलाई है। तो ये सारी बातें इनसे संबंधित है। लेकिन इसी तरह की कुछ जानकारी और भी हमने आपको पिछले 1-2 वर्षों में, या फिर यूं कहें 2019 से अब तक हमने आपको दिया है इसी सीरीज में करंट अफेयर्स की। देखिए एक एक करके सभी पॉइंट को देखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली फरवरी महीने में हमने आपको जानकारी दिया था कि फरवरी 2024 में नवाज शरीफ की पुत्री मरियम नवाज, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने जुलाई 2022 में आपको बताया था, मनीषा रोपेटा, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत की पहली हिंदू महिला पुलिस उपाधीक्षक बनी है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2019 में सुमन पवन बोडानी, जो कि पाकिस्तान में सिविल जज नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला बनी थी। इन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक और जानकारी है, 24 जनवरी 2022 को जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। ये तमाम बातों को ध्यान रखना, भूलना नहीं है, ये सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आई होप आप यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, आप लोग नोट जरूर तैयार कीजिए, और जो लोग नोट से नहीं बना सकते हैं, मैंने आपको कई बार बोला है कि एप्लीकेशन पे जो कोर्स चल रही है बीपीएससी वाला, आप वहाँ से ये जो हूबहू आप चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं, यही चीज़ें आप वहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। और इसका एक अलग से प्रिंटेबल फॉर्म में भी पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, जिसको आप प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें बना बनाया नोट्स आपको वहाँ पर मिल रहा है, तो नोट्स बनाने में समय व्यतीत मत कीजिए, अदर सेक्शन पे फोकस रहिए। हम यहाँ पर आपको बना बनाया नोट्स दे रहे हैं, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी कोर्स लिए हुए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा कि डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास को फॉलो करना है, और बीपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लगभग 35 से 40 प्रश्न, समझ रहे हैं, 150 प्रश्नों में से 40 प्रश्न तकरीबन आपके करंट अफेयर से होना एक बहुत बड़ी बात है। 90 के आसपास आपका कह सकते हैं कटअप रहता है, 90 से 100 के बीच देखा जाए तो सामान्यतः। ठीक है, तो 40 अगर अंक आप यहाँ पर करंट अफेयर्स में हिलाते हैं, बाकी अदर जो सेक्शन है, जो अदर जो 7-8 सब्जेक्ट उधर बचता है, उसमें अगर आप 10-10 भी अंक लाते हैं, तो समझ रहे हैं आप 100 के आंकड़े को आप पार कर जाएंगे, और आपका सिलेक्शन जो है वो एकदम से पक्का हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा रोल है, खास करके बीपीएससी एग्जाम में। चलिए अब यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में ग्रो विथ ट्रीज अभियान शुरू किया गया है, या फिर ये अभियान आयोजित किया गया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि बीएसएफ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसको लेकर डिटेल जानकारी मैं आपको दे दूं। दरअसल अभी हाल ही में 6 जुलाई 2024 को सीमा सुरक्षा बल, यानी कि बीएसएफ ने भारतीय स्टेट बैंक अर्थात एसबीआई के सहयोग से बीएसएफ मुख्यालय श्रीनगर में ग्रो विद द ट्रीज, यानी कि पेड़ों के साथ बड़े वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक किसके द्वारा ये आयोजित किया गया और किसके सहयोग से। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान मत रखिए कि बीएसएफ द्वारा ये आयोजित हुआ, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है किसके सहयोग से, तो एसबीआई के सहयोग से यहाँ पर ये आयोजित हुआ है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वृक्षारोपण के महत्व को बढ़ावा देना, साथ ही साथ हरित वातावरण को बढ़ाना इसका मूल उद्देश्य है। इसी को ध्यान रखते हुए ये पहल या फिर ये अभियान यहाँ पर आयोजित हुआ है। अच्छा, बीएसएफ की बात हुई है तो इसी साल मार्च महीने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हमने आपको दिया था कि हाल ही में मार्च 2024 में सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल, यानी कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको
यहाँ से ध्यान रखना है। बीएसएफ की बात हुई तो इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, और ये भारत सरकार का जो होम मिनिस्ट्री है, जो गृह मंत्रालय है, इसके अधीन कार्य करता है। और रिसेंटली 1 दिसंबर 2023 को 59वां सीमा सुरक्षा बल दिवस मनाया गया है। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं नितिन अग्रवाल। अच्छा, 1 दिसंबर 2024 को इसका 60वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो ये सारी बातें बीएसएफ को लेकर यहाँ से ध्यान आपको रखना है। अब यहाँ पर पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में 9 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के अनुसार तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी की किस धारा के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता या फिर भरण पोषण मांग सकती है। देखिए, ये चीजें बहुत खबरों में है। दरअसल एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला सुनाया गया है, और यहाँ पर जो हमने एक्चुअली पूछा है किस धारा के तहत, तो ध्यान रखेंगे विकल्प नंबर ए यानी कि धारा 125 के तहत, यानी कि 125 के तहत। आइए इसको डिटेल से समझते हैं। दरअसल 9 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के अनुसार धारा 125 के तहत कोई भी तलाकशुदा महिला अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है, और इसके लिए वो कानून का सहारा ले सकती है, चाहे वो यानी कि चाहे उसका कोई भी जाति या धर्म हो। अच्छा, यहाँ पर तलाकशुदा मुस्लिम महिला शब्द का जो हमने प्रयोग किया है, दरअसल ये जो बातें निकल कर आई है, जो फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये एक मामले में मुस्लिम महिला को लेकर ही ये संबंधित मामला था, उसी को लेकर ये फैसला सुनाया गया है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखा गया, इसमें ये कहा गया है कि मुस्लिम ही नहीं बल्कि चाहे वो किसी भी जाति या धर्म की महिला हो, वो अपने मतलब कह सकते हैं तलाकशुदा पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है, वो कानून का सहारा ले सकती है। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखें, ये सारी बातें कही गई है। और एक जरूरी बात यहाँ पर ये होता है कि यह ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस ऑगस्टिन गॉर्ज मसीह ने सुनाया है, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में दोनों को देख सकते हैं। ये चीजें ध्यान रखिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है तो भारत का सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, और वर्तमान में जो इसके मुख्य न्यायाधीश हैं, ये धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है, जिन्हें की शॉर्ट में DY चंद्रचूड़ भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी आपको मैं ये भी दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी, तो फातिमा बीबी, जो कि केरल की। अच्छा, केरल की बात करें तो ये भारत में राज्यों में सबसे अधिक साक्षर राज्य है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी की बात हो रही है, तो 2024 में यानी कि इसी वर्ष फातिमा बीबी को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण, जो कि अगर हम बात करें पद्म पुरस्कारों में, पद्म विभूषण के बाद दूसरे स्थान पर आता है। नागरिक पुरस्कारों में भारत रत्न पद्म विभूषण के बाद ये तीसरे स्थान पर आता है। तो इसी पुरस्कार से इसी वर्ष 2024 में मरणोपरांत इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये तो बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट को लेकर। इससे पहले थोड़ी देर पहले हमने पटना उच्च न्यायालय को लेकर जानकारी दिया था कि कृष्ण विनोद चंद्रन पटना हाई कोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अच्छा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की जो हम बात कर रहे हैं, ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कौन से, तो क्रम के दृष्टिकोण से ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा हाल ही में पूरी दुनिया से कितने स्थलों को नए बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। देखिए, अभी जो हाल ही में इसमें शामिल किया गया है, इसकी संख्या है 11, यानी कि विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में यानी कि जुलाई 2024 में यूनेस्को ने 11 नए स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है, और इसके साथ ही बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में 136 देशों के 759 स्थल शामिल हो गए। इसकी संख्या बढ़कर हो गई है 759। अब यहाँ पर देखिएगा, जो 11 नए स्थल को इसमें शामिल किया गया है, वो कंप्लीट सूची इसमें आप देख रहे हैं। हालांकि जो 11 इसमें नया शामिल हुआ है, इसमें भारत या फिर भारत के पड़ोसी देशों में देखें तो कोई भी इसमें शामिल नहीं है। लेकिन हम भारत के संदर्भ में बात करें, जो ये सूची है, आपको ध्यान रखना कि दरअसल भारत सरकार द्वारा स्थापित 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि प्राकृतिक आवासों के बड़े क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। लेकिन इन 18 में से केवल 12 को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में। ये यहाँ पर ध्यान रखिए, 18 में से कितना मान्यता प्राप्त है, तो 12। ये चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। फिलहाल ये सारी बातें ध्यान रखिए। हम चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा देने की घोषणा की है।
बस यानी कि ट्रांसपोर्ट पास, यानी कि बस एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट का साधन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और ये फ्री सेवा एक प्रकार से पास देने की घोषणा अभी किसके द्वारा किया गया? तो हरियाणा के द्वारा किया गया। आपको यहाँ पर जानकारी दे दें कि हरियाणा सरकार ने मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा देने की घोषणा की है, जो खास करके हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त है। ऐसे में मतलब वहाँ के विद्यार्थी एक प्रकार से बस का निःशुल्क लाभ ले सकते हैं 150 किलोमीटर दायरे में। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। हालांकि ये सेवा पहले से ही दी जा रही है यहाँ पर, जो कि 60 किलोमीटर का दायरा था पहले। अब ये फ्री सेवा जो है ये 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 150 किलोमीटर कर दिया गया है। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। और इसकी घोषणा जो यहाँ के हरियाणा के जो परिवहन मंत्री हैं असीम गोयल, इनके द्वारा किया गया। और अभी आपको ध्यान रखना है कि रिसेंटली हरियाणा के जो मुख्यमंत्री बने हैं ये नायब सिंह बने हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी जानकारी ध्यान रखिए। अच्छा, हरियाणा को लेकर पिछले क्लास में हमने ये चर्चा किया था, आपको बताया था कि पूरे भारत में सबसे अधिक जो बेरोजगारी है वो हरियाणा में है। और ये सारी बातें कही गई थी CMIA की रिपोर्ट में। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला 8वां प्रश्न है कि हाल ही में 11 जुलाई 2024 को जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा देश इस शताब्दी के दौरान विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा? देखिए, ऐसे तो यहाँ पर एक हिंट आप निकाल सकते हैं। क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? कौन सा देश इस शताब्दी में विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा? यानी कि अभी भी वो देश है सबसे अधिक आबादी वाला। तो ऐसे में एक ही नाम आता है, अपना भारत। और भारत 2023 तक चाइना के बाद दूसरा इसमें आबादी वाला मतलब देशों में शीर्ष पर था, लेकिन 2023 में ये चाइना को पछाड़ कर पहला देश बना है। और रिपोर्ट में ये सारी बातें हमने आपको बतलाया था कि महज जो डिफरेंस है चाइना और भारत में आबादी का, वो 30 लाख का है। ये सारी बातें आपको बतलाया था हमने। अब यहाँ पर देखिएगा, 11 जुलाई 2024 को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के जनसंख्या प्रभाग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जो बातें कही गई है वो पॉइंट वाइज यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। देखिए, भारत की जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में लगभग 1.7 अरब पहुंच जाने का अनुमान है। हालांकि इसके बाद इसमें 12% की कमी आएगी, लेकिन इसके बावजूद यह पूरी शताब्दी के दौरान विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा। ये हम बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में, जो इस रिपोर्ट में ये बातें कही गई हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ जानकारी और भी मैं आपको अतिरिक्त दे दूं। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई 2024 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 2024 में जो ये दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या है? तो किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना, लिव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। ये 2024 का ये निर्धारित थीम है। अच्छा, एक बात आपको जरूर मालूम होगा, अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे थे कि भारत पिछले साल यानी कि 2023 में चाइना को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान रखिए। और यहाँ जो ये तस्वीर में आपको दिख रहा है, आई थिंक आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब PDF आप डाउनलोड करेंगे तो ये तमाम बातें आपको यहाँ पर दिखेगा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें दी गई है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछे कि जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक अभी मतलब शीर्ष पर कौन है, तो भारत है शीर्ष पर। तकरीबन 142 करोड़ से अधिक जनसंख्या है भारत की। उसके बाद नाम आता है चाइना का, फिर अमेरिका का, फिर इंडोनेशिया का और 5वें स्थान पर नाम आता है ब्राजील का। हालांकि ये जो टॉप 5 की सूची अभी हम आपको बतला रहे हैं, इसमें जो टॉप 2 देश हैं भारत और चाइना, बाकी सभी देशों की तुलना में आगे ही नहीं बल्कि बहुत ही आगे है पॉपुलेशन में। ये समझिए, जैसे कि भारत और चाइना की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 142 करोड़ के आसपास है। जैसा कि हम डिफरेंस आपको बता रहे थे, महज 30 से 35 लाख का डिफरेंस है दोनों के बीच। यानी कि इन दोनों देशों की आबादी की बात करें तो तकरीबन 300 करोड़ है इन दोनों देशों की आबादी, जो कि पहले और दूसरे स्थान पर है। जबकि तीसरे स्थान पर आबादी के मामले में जो अमेरिका है, उसकी आबादी महज 34 करोड़ है। समझिए कि कितना डिफरेंस है, ये यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट 9वें प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है कि 16वें वित्त आयोग ने सलाहकार समिति का गठन किया है, उसके संयोजक कौन है, किन्हें बनाया गया है? देखिए, इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर पूनम गुप्ता। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि 16वें वित्त आयोग का जो गठन था 31 दिसंबर 2023 को किया गया था, जो कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और ये जो प्रभावी होगा 16वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 2026 से स्टार्ट होगा। ये ध्यान रखिए, गठन कब हुआ है तो 31 दिसंबर 2023 को। और इसके अध्यक्ष बनाए गए कौन, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया को, जो कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अब यहाँ पर आगे देखिएगा, संविधान के अनुसार आयोग हर 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है और इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। जो वर्तमान में इसके 4 अन्य सदस्य हैं, इनमें अजय नारायण झा,
एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा और सौम्या कांति घोष इसमें शामिल है। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो एक्चुअली हम प्रश्न में इसके कह सकते हैं सलाहकार समिति को लेकर बात कर रहे थे, तो यहाँ पर वही जानकारी है कि 16वें वित्त आयोग ने हाल ही में निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, जिनके सदस्यों में डी के श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्र, डॉक्टर पूनम गुप्ता, प्रांजल भंडारी, राहुल बजोरिया शामिल है। और डॉक्टर पूनम गुप्ता को इस सलाहकार समिति का या फिर सलाहकार परिषद का संयोजक नियुक्त किया गया है, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, जो हम बात कर रहे हैं वित्त आयोग की, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रीवियस वर्षों को देखेंगे प्रश्न पत्र को, तो वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न आपको खास करके पहले किस्म में बहुत ज्यादा पूछा जाता था और पूछा गया है, आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर वित्त आयोग की चर्चा हुई है, तो पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 22 नवंबर 1951 को और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो के सी नियोगी। ठीक है, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में 10 जुलाई 2024 को राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4.90 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, हाल ही में 10 जुलाई 2024 को राजस्थान का बजट पेश किया गया या फिर राजस्थान बजट पेश किया गया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा में 4.90 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख सकते हैं। बजट का जो स्वरूप है, बजट का जो आकार है, वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तकरीबन अगर हम बिहार के बजट से तुलना करें तो लगभग ये समझिए कि 2 गुना के आसपास है, तकरीबन। ठीक है, 2 गुना के आसपास। अब यहाँ पे देखिएगा, अगला हमारा पॉइंट है कि बजट के अनुसार पहली बार राज्य में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे और आदि कई सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से निकलकर सामने आती है। ऐसे तो यहाँ पर हमने डिटेल में आपके समक्ष ये बजट की बातों को नहीं रखा है, लेकिन जो भी चीजें इंपॉर्टेंट निकलकर सामने आएगी एग्जाम पर्पज से, वो चीजें हम यहाँ पर प्रश्न के रूप में जब जब भी यहाँ पर राजस्थान की चर्चा होगी हम आपको बतलाते रहेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगी वो चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, राजस्थान की बात हुई है, अतिरिक्त जानकारी मैं आपको दे दूं कि घोषणा के अनुसार राजस्थान अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। दरअसल इस कार्य योजना का या फिर इस योजना का जो उद्देश्य है, ये 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना है। और ये घोषणा किसके द्वारा किया गया, तो राजस्थान के द्वारा। ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य है। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से हो सकता है। चलिए, अच्छा एक बात और, बिहार के बजट की हम बात करें तो 2,78,725 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था, जो कि आपको ध्यान रखना वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा, जो कि अब तक के बिहार के इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट था। ये बातें आपको हमने बतलाया था। अगला 11वां प्रश्न है कि हाल ही में 8 जुलाई 2024 को राम बुक्सानी का निधन हुआ है। बताएं कि वे निम्नलिखित में से क्या थे। तो वे एक प्रसिद्ध व्यवसायी थे। हालांकि वे भारत में नहीं रहते थे, लेकिन इनका जो ओरिजिन है, जो मूल रूप से संबंधित थे, ये भारत से ही संबंधित थे। देखिए, यहाँ पर वो जानकारी हमने आपके समक्ष रखा कि राम बक्सानी या फिर राम बुक्सानी एक प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी थे, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। हाल ही में 8 जुलाई 2024 को 83 वर्ष की आयु में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में उनका निधन हुआ है। दरअसल राम बुक्सानी 18 साल की उम्र में ही संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हैं, 18 साल की उम्र से। तो ये ध्यान रखिए। यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो राम बुक्सानी जो जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, ये कौन थे। ये एक व्यवसायी थे और जो जानकारी हमने आपको दिया है, बस इतना ही इसके लिए पर्याप्त है, क्योंकि इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका जो प्रमुख हस्ती होते हैं, जिनका निधन होता है, और ऐसे में हमने देखा कि इस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो ये चीजें ध्यान आपको रखना है। अब यहाँ पर अगला 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। देखिए, कृषि में अगर हम बात करें, कृषि नेतृत्व पुरस्कार में अगर हम बागवानी के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें नागालैंड को ये सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। लेकिन ओवरऑल जो कृषि राज्य के रूप में चुना गया, वो राज्य कौन सा, कल हमने बताया था, महाराष्ट्र। अच्छा, 2023 में कृषि राज्य के रूप में चुना गया था अपना बिहार। कब, तो 2023 में। लेकिन 2024 में इस वर्ष चुना गया महाराष्ट्र। तो ये सारी बातें आपको ध्यान अवश्य रखना है। अच्छा, जो ऑफर को लेकर हमने आपको जानकारी दिया था, वो आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे ज्वाइन करेंगे तो ये तमाम जो टेस्ट सीरीज आपको दिख रही है, ये सभी आपको उसी कोर्स में मिल जाएगा, जो कि आप घर बैठे अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे। जो एग्जाम आपका आयोजित होना है कब, तो 30 सितंबर 2024 को। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और ये प्रोमो कोड को अप्लाई करके कोर्स को परचेज करना। जो ऑफर आपके लिए उपलब्ध है, ये 18 जुलाई 2024 तक ही वैध है।
अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की विशेष पढ़ाई के लिए हाल ही में मिशन निपुण की शुरुआत की है या फिर मिशन निपुण अभियान की शुरुआत की है। हालांकि बताएं कि केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत किस तिथि को किया गया था। ये डिटेल जानकारी हमने आपको दिया था। हमने ये भी बताया था जब केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी तो उस समय केंद्र में जो शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे। डिटेल जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।